डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग, ठीक है, तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि कैपेबिलिटी होना, ठीक है, टाइमली डिसीजन लेना, एक कैपेबिलिटी होना कि एक टाइमली डिसीजन लेना, उसकी कैपेबिलिटी ही डिसाइड करती है, डिफ्रेंशिएट करती है एक सक्सेसफुल मैनेजर को और एक अनसक्सेसफुल मैनेजर को। जो अच्छे से टाइम पे डिसीजन ले सकता है वो सक्सेसफुल मैनेजर होगा, जो नहीं ले सकता है वो अनसक्सेसफुल मैनेजर होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की, वो हाई क्वालिटी डिसीजन ले जो जो एक्सपेक्टेड हो, ठीक है, एक्सपेक्टेड हो, एक्सेप्टेड हो और एग्जीक्यूटेड हो टाइमली मैनर में, ठीक है। हर्बर्ट सिमोन है, ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इज़ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर तुम्हें मैनेज करना है तो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस आना बहुत ज़रूरी है। उनके ख्याल से ये था कि एक पोजीशन को हम मैनेजर लेवल तक तब तक नहीं कह सकते जब तक उसको डिसीजन लेना अच्छे तरीके से ना आता हो। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये इट इज़ द कोर ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज़ इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये कोर ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज़ है इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक में जो हमने प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे वही सब आ जाएंगे। लाइक परवेसिव होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, हम किसी गोल के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं, परवेसिव हर एक लेवल पे होता है, ठीक है, सारे ऑल्टरनेटिव्स नोन होते हैं हमें। देन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। देन एंड जो उसके बाद हमेशा रिलेटेड होता है एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को लेके, कि एक मैनेजर को एक डिसीजन लेना होगा एक सर्कमस्टेंसेस के अंदर। जो भी प्लानिंग के सारे इंपॉर्टेंस है वही इसमें डिसीजन मेकिंग में आ जाएंगे। और डिसीजन मेकिंग का मोटा मोटा मतलब यही होता है कि अच्छा डिसीजन लेने वाला अच्छा मैनेजर होता है, जो अच्छे से टाइमली डिसीजन नहीं ले सकता वो सही मैनेजर नहीं होता है, ठीक है। मैं ये मेंटल एक्टिविटी भी है, सोचना पड़ता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। इसका जो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो एज इट इज़ सेम है हमारा प्लानिंग प्रोसेस से। हम पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर हम डेवलपिंग प्रेमिसेस यानी कि एजम्पशन बनाते हैं चीज़ों को लेके, फिर लिस्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव को, फिर इवेलुएट करते हैं ऑल्टरनेटिव को, फिर सेलेक्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव को, एंड देन इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इसको प्लान को। पर इसमें हम डिसीजन मेकिंग कर देंगे, प्लान नहीं करना, इसमें डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर फॉलोअप कर रहे हैं डिसीजन को। सो ये सारा हमारा डिसीजन मेकिंग था। नाउ इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें 5 अप्रोचेस आते हैं हमारे। इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट क्या होता है? ये एक्सप्लेन करते हैं कि मैनेजमेंट के आइडिया और प्रैक्टिसेस धीरे धीरे करके डेवलप होते गए ओवर द टाइम। डिफरेंट स्कॉलर्स थे, उन्होंने स्टडी किया कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करती है और सजेस्ट किया वेरियस अप्रोचेस को कि वो और इम्प्रूव कर सके मैनेजमेंट सिस्टम को, एफिशिएंसी के साथ काम हो, प्रोडक्टिविटी के साथ काम हो, टीम वर्क और डिसीजन मेकिंग को और इम्प्रूव किया। जो अप्रोचेस थे वो हमारे 6 तरीके के थे, ठीक है। एक तो क्लासिकल अप्रोच 1880 टू 1930। क्लासिकल अप्रोच था, ये मेनली फोकस करता है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में थ्रू रूल्स, स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन। तो रूल्स वगैरह फॉलो करने हैं। की कंट्रीब्यूटर इसके टेलर, फेयर और मैक्स वेबर थे। सो इसमें जो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट निकाले थे, ठीक है, कि राइट पर्सन को राइट मेथड करने चाहिए, ठीक है। साइंस नॉट, इसमें था साइंस नॉट रूल ऑफ थम, हमारा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये वाले थे। हेनरी फ्लोर में हमारे 14 प्रिंसिपल थे, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, डिसिप्लिन। उसके बाद मैक्स वेबर को हम ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच भी कहते हैं, या रूल्स एंड हायरार्की से चलना है, ऑथोरिटी से चलना है, ठीक है। न्यू क्लासिकल अप्रोच, अब न्यू क्लासिकल अप्रोच जो हमारा इसमें 1880 टू 1930 चला था, फिर 1930 टू 1940 चला था, 1930 टू 1940 चला था। इसने हाईलाइट किया है इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल, मोटिवेशन एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रूल्स, सिर्फ रूल्स पे फोकस नहीं करना है, एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन को भी देखना है, उनकी नीड्स भी देखनी है। तो एम्प्लॉय की इंपॉर्टेंस भी बताया कि उनकी सेटिस्फैक्शन भी पूरी करनी है। इसका की कंट्रीब्यूटर एल्टन मायो थे। इन्होंने ये ढूंढा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी जब एम्प्लॉयज़ वैल्यूड और रिस्पेक्टेड फील करेंगे। एग्जाम्पल, चेंजिंग वर्किंग कंडीशन, जैसे कि बेटर लाइटिंग, ब्रेक्स, ये सब इम्प्रूव करेगा वर्कर्स के परफॉर्मेंस को। लाइक डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, जो भी साइंटिफिक टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये फोकस करता है टीम वर्क, कॉपरेशन पे, बेटर कम्युनिकेशन हो पाता है मैनेजर वर्कर के बीच, रिकॉग्नाइज करता है इनफॉर्मल ग्रुप को और उनके रोल को मोटिवेशन में। नाउ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ये भी वही कि फोकस करता है एम्प्लॉय के इमोशनल एंड सोशल नीड्स पे, ट्रीट करता है वर्कर को एज अ ह्यूमन नॉट मशीन्स, इनकरेज करता है पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग।
प्रमोट करता है हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़। एग्जाम्पल, कंपनी कंडक्ट कर रही है एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम ताकि एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट हो। देन बिहेवियरल अप्रोच में हमारी मैस्लो नीड ऑफ थ्योरी आ जाएगी, ठीक है। 1940s to 1960 चला, इसने स्टडी किया कि ह्यूमन बिहेवियर को कैसे स्टडी करना है वर्क प्लेस पे ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। फोकस किया लीडरशिप पे, मोटिवेशन पे, ग्रुप पे, डायनेमिक पे। तो इसमें लीडरशिप पे हमारे 3 स्टाइल आ जाएंगे, मोटिवेशन में हर्सबर्ग आ जाएगा, देन मैस्लो थ्योरी आ जाएगी, ठीक है। और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी यूज़ की ताकि अंडरस्टैंड कर सके एम्प्लॉयज़ को। एग्जांपल, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसने एक्सप्लेन किया कि कैसे पीपल मोटिवेटेड होते हैं बेसिक टू हायर लेवल नीड्स, ठीक है। फूड, सिक्योरिटी, बिलोंगिंग, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि मेरा था, ठीक है। अब सिस्टम अप्रोच हमारा 1960 टू प्रेजेंट तक चला, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम देखता है जहाँ पे सारे पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं और एक साथ काम करते हैं एक कॉमन गोल के लिए। जैसे कि इनपुट, ठीक है, इनपुट डाला, उसको प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट निकला, फिर हमने फीडबैक दिया, ठीक है। कोई भी चेंज अगर एक पार्ट में हुआ तो वो पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर रॉ मटेरियल्स डिले हुए तो प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिट सब अफेक्ट होगा। देन हमारा कंटिजेंसी अप्रोच, ये कहते हैं कि कोई सिंगल बेस्ट वे नहीं होता है मैनेज करने का, ठीक है। तो बेस्ट सोल्यूशन डिपेंड करता है सिचुएशन पे। फ्लेक्सिबल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच है, मैनेजर को एनालाइज करनी चाहिए सिचुएशन और उसके हिसाब से ही स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करना चाहिए। जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे कंपनी ने शिफ्ट कर लिया वर्क फ्रॉम होम मॉडल्स टू कंटिन्यू ऑपरेशंस। तो ये हमारा पूरा था इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, जिसके अंदर ये 6 अप्रोचेस आ जाती है। वैसे तो 5 अप्रोचेस है क्योंकि नियो क्लासिकल और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच सेम ही है, दोनों ही लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उनकी मोटिवेशन के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स से बीपीआर क्या होता है। बीपीआर की फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होती है। बीपीआर एक फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रीडिज़ाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस है, ठीक है। कि अगर हमारी कंपनी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, तो हम फिर से रीथिंक करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं अपने बिजनेस मॉडल को, पूरा मतलब फिर से शुरू करते हैं, ठीक है, टू अचीव सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, ताकि जो इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट चाहिए वो हमें मिले इन क्रिटिकल परफॉर्मेंस, ठीक है। ये मेजर करता है कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस और स्पीड को। कब कंसिडर करना चाहिए बीपीआर को? जब आपका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है इनएफिशिएंसी के साथ, या फिर मेजर टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स है, या कस्टमर की कंप्लेन आ रही है, कॉस्ट बहुत हाई जा रहा है, ताकि कंपटीशन अडेप्ट कर पाओ और रेगुलेटरी चेंजेस पे वापस आ पाओ, वापस ट्रैक पे आ पाओ। एग्जांपल, मैगी एक टाइम के लिए बैन हो गया था, ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ नेस्कैफे कंज्यूमर्स, ठीक है। तो उसने वो बैन होने के बाद उसने बीपीआर अपनाया कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ इंग्रेडिएंट्स में क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो उसने अपनाया, तो गॉट लीड पर्टिकुलरली इन देयर प्रोडक्ट, सो मैगी हैव टू अडेप्ट बीपीआर, ठीक है। बीपीआर के गोल्स क्या होते हैं? ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करता है कि एक्स्ट्रा अगर कोई खर्चा होता है तो वो कम हो रहा है। प्रोडक्ट और सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, डिलीवरी स्पीड अप डिलीवरी करता है, ठीक है। इन्हांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। एग्जांपल ऑफ बीपीआर, जैसे कि 1980s में जेरोक्स लूज़ कर रहा था अपने मार्केट शेयर्स, ठीक है, जापानीज कॉम्पिटिशन्स में ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड स्लो प्रोसेस इन ऑर्डर ऑफ फुलफिलमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो उसने बीपीआर अपनाया, रीडिज़ाइन किया अपने प्रोसेस को, इन्वेंट्री सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया, जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल्स, ठीक है। देन उसके बाद रिजल्ट जो मिला बीपीआर के बाद, डिलीवरी टाइम 70% से रिड्यूस हुआ, लोअर इन्वेंट्री कॉस्ट हुई 50%, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ हुए और वो लोग फिर से कंपटीशन पे वापस आए। यही एक और एग्जांपल है, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक कंपनी थी, ये फेस कर रहा था स्लो कस्टमर सर्विस, हाई कॉल सेंटर कॉस्ट, तो बीपीआर इनिशिएटिव किया, री इंजीनियर किया अपना कस्टमर्स इंक्वायरी को और कंप्लेन रेजोल्यूशन प्रोसेस बाय इम्प्लीमेंटिंग सेल्फ सर्विस टूल्स एंड ऑटोमेशन, ठीक है। जो जो ज़रूरत थी वो सब इम्प्लीमेंट किया फॉर कस्टमर्स, ट्रेन सर्विस एजेंट्स रखे ताकि वो हैंडल कर सके मल्टीपल इशू को एक ही बारी में। रिजल्ट निकले कि कस्टमर कॉल हैंडलिंग टाइम रिड्यूस हुआ, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन रेट इंक्रीज हुआ, देन वायर्ड कस्टमर रिटेंशन, यानी कि एक्शन ऑफ कीपिंग समथिंग या कस्टमर उनके वापस आने लगे। तो बीपीआर की वजह से ये होता है।